हाय फ्रेंड्स, हिंदी बाबा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 10th हिंदी पाठ्यक्रम अ की क्षितिज पुस्तक से गद्य का 11वां पाठ लेकर आया हूँ, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है और ये एक रेखा चित्र विधा में लिखा गया पाठ है और पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। जी हाँ, बाल गोविंद भगत के बारे में हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम लेखक परिचय पढ़ लेते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में। ये है रामवृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म बिहार राज्य के मुजफ्फर जिले में गांव है बेनीपुर, वहां पर 1899 हुआ। बचपन में इनके माता पिता गुजर गए थे, इसलिए इनका बचपन बहुत ही अभावों में, कठिनाइयों में और संघर्षों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन जो चल रहा था, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें ये जुड़ गए। इस कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और 1968 में उनका निधन हो गया। 15 वर्ष की अवस्था में ही इनकी पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं छपने लग गई थी। आप देखिए कितने ये बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार भी थे। उन्होंने कई तरह के दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनके नाम इस तरह से है: तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। तो गद्य की विभिन्न विधाओं के लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली इनकी, और इनका पूरा साहित्य एक रचनावली में, बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। और उनकी यात्रा जो है रचना की, उसके कुछ भाग इस तरह से है। उपन्यास लिखा है इन्होंने पतितों के देश में, कहानी चिता के फूल, नाटक अम्बपवाली, एक रेखा चित्र माटी की मूर्तें, यात्रा वृतांत पैरों में पंख बांधकर, और संस्मरण भी लिखा, जंजीरें और दीवारें। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हुई है। और इनकी रचनाओं की एक विशेषता है कि स्वाधीनता की चेतना जगाती है, मनुष्यों की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या की है। इतिहास के बारे में भी इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। इनके लिखने का ढंग बड़ा विशिष्ट था और ये विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। जैसे कि हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, वैसे ये कलम के जादूगर थे रामवृक्ष बेनीपुरी। यहाँ पर जो हमारे पाठ दिया है बाल गोविंद भगत, वह एक रेखा चित्र विधा में लिखा गया है। रेखा चित्र का मतलब ऐसा है कि जब लेखक लिखता है तो अगर कोई अच्छा पेंटर हो तो वह उसका चित्र बना सकता है। तो ये पाठ पढ़ोगे तो आपको भी ऐसा ही महसूस होगा कि आपके दिमाग में एक पूरा चित्र बनता जा रहा है। बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे व्यक्तित्व से मिला है जो गृहस्थ में रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन उनके कार्य है वो सन्यासियों जैसे है। तो उन्होंने एक सन्यास, घर गृहस्थी में रहते हुए एक अच्छे सन्यासी के गुण उनमें थे, और उनके जीवन की जो विशेषता है वह हमारे सामने प्रस्तुत की है। और लेखक ये उनके जीवन को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतारने के लिए आह्वान करता है। और ज़्यादातर इस पाठ के अंदर ग्रामीण संस्कृति का वर्णन हुआ, वहाँ के विभिन्न रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ, अच्छाइयाँ सब इसमें बताई गई है। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बहुत सारी जो पुरानी परंपरा है उन परंपराओं को तोड़ने के भी संदेश दिया है। तो शुरू करते हैं पाठ बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक व्यक्ति है, उनका मजला कद है, छोटे गोरे से है, चिट्टे से आदमी, गोरे चिट्टे से आदमी है। लगभग उनकी जो उम्र है वो 60 वर्ष के आसपास है। बाल पक गए थे, सफेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी तो रखते नहीं थे जो जटाजुट जैसी हो वैसी, किंतु हमेशा उनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी हल्की सी रहती थी और जगमग किए रहती थी। सफेद बाल थे दाढ़ी के भी और सिर के भी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, एक केवल लंगोटी मात्र, और सिर पर एक टोपी पहनते थे जो कबीरपंथी पहनते हैं वैसी टोपी थी, जो कनफटी टोपी कहलाती है। और जब सर्दी आती थी, जाड़ा आता था, तब एक काली कंबल अपने ऊपर ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा एक टीका लगाते थे जिसको रामानंदी चंदन से वो लगाते थे, जो नाक के एक किनारे से शुरू होकर औरतों की टीके की तरह शुरू होता था। और अपने गले में वो तुलसी की जड़ें की एक माला पहनते थे जो बेडोल थी, उस व्यवस्थित नहीं थी। अब ये सारा चित्र देखिए, रेखा चित्र है। जब वो पढ़ते कि मजोले छोटे कद के आदमी थे, 60 के ऊपर के आसपास की उम्र, बाल पके हुए थे, लंबी दाढ़ी, जटाजूट बिल्कुल नहीं था, केवल सफेद बाल थे। तो एक चित्र हमारे दिमाग में बाल गोविंद भगत का बनता है। और वह चित्र देखिए इस तरह से बनता है कि ये देखिए, इस चित्र के अंदर ये बाल गोविंद भगत जो बीच में है ये दिखाई दे रहे हैं,
ये है बाल गोविंद भगत। वो का वो वर्णन जैसा चित्र में दिया हुआ है सेम वैसे ही बाल गोविंद भगत है, जिनके टोपी पहनी हुई है, सफेद दाढ़ी है, हल्की हल्की गले में माला है, कंबल है और नीचे लंगोट पहनी हुई है। अब इस सारे चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई साधु सन्यासी हो, लेकिन देखते क्या है, ऊपर की तस्वीर को ये नहीं मानना चाहिए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, बल्कि बिल्कुल वो ग्रस्त थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद ही, लेखक को उनके घरवाली का तो याद ही, लेकिन उनका बेटा, उनकी पतोह यानी पुत्र वधू, बेटे की पत्नी को लेखक ने स्वयं देखा है। थोड़ी बहुत वो खेतीबाड़ी भी करते थे और एक अच्छा सा साफ सुथरा उनका मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार में रहते थे, फिर भी बाल गोविंद भगत में साधु थे, पक्के साधु थे और साधु की हर परिभाषा में वो खरे उतरते थे। कारण वो, उनका एक मुख्य कारण ये था कि वो कबीर को अपना साहब मानते थे, अपना भगवान मानते थे कबीर को, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। जो कबीर ने जो शिक्षा दी उन्हीं के आदेशों पर वो चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सबसे सच्चा खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, खरी खरी बात हो तो मुंह पे कह देते थे, न किसी से वो बिना वजह से खामखा झगड़ा बोल लेते थे, किसी की चीज नहीं छूते थे बिना पूछे। व्यवहार का लगे एक हमेशा शिष्टाचार होता है, हमें भी अगर किसी की कोई चीज काम में लेनी तो पूछ के लेनी चाहिए। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों का कुतूहल होता था, लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कभी कभी तो वो दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं, कभी वो दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह ग्रस्त थे, लेकिन उनकी सब चीजें किसकी थी? साहब की, कबीर साहब की थी। जो कुछ भी खेत में पैदा होता था तो सिर पर लाद कर सबसे पहले उसको साहब के दरबार में ले जाते थे कबीर, जो कि उनके घर से लगभग 4 कोस की दूरी पर था। एक कबीरपंथी मठ था, वो वहां पर वो ले जाते थे। ज्यादातर लोग अपने घर पे जो भी अपनी खेती में जो भी पैदा होता है वो सबसे पहले कहाँ लाते हैं? अपने घर में, लेकिन वो पहले वहां ले जाते थे। वहां पर दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता था और प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता था उसे अपने घर के लिए लाते थे और उससे अपने घर का गुजारा चलाते थे। इन सबसे ऊपर ये तो उनकी विशेषता थी व्यवहार के बारे में, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी जिसके ऊपर लेकर बहुत मुग्ध थे, मोहित थे, वो थे उनके मधुर गाने की, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता था। हमेशा प्रतिदिन वो गाना सुनाते थे, बड़ा मधुर गाते थे। कबीर के वो सीधे साधे पद, गाने में क्या गाते थे? कबीर के पद, जो उनके कंठ से निकलकर ऐसा लगता था कि जैसे सजीव हो उठे हो। कब गाते थे? एक पहला सीन आ रहा है कि आषाढ़ महीने की रिमझिम बारिश होती है, पूरा गांव खेतों में काम कर रहा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी, धान यानी चावल की खेती के पानी में भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें हैं जो कलेवा लेकर, नाश्ता लेकर उस मेड़ पर, खेत के चारों ओर की जो ऊंचा पार्ट होता है वहां पर बैठी है। आसमान में बादल घिरे हुए हैं, धूप का कहीं नाम नहीं है, ठंडी पुरवैया चल रही है, पूर्व दिशा से हवा चल रही है। ऐसे समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार शिकर होते, एक मीठी सी आवाज आ जाती है, यह क्या है, यह कौन है? ये वहां किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाल गोविंद भगत उस समय गा रहे और पूरे गांव को पता होता है। कैसे गा रहे हैं? देखिए गाने का तरीका। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े हुए हैं, अपने खेत में वो भी रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी वो जब गाना गाते हैं तो गाने में कभी स्वर ऊपर उठाना पड़ता है, कभी स्वर नीचे करना पड़ता है। तो ऐसा लगता है उन्होंने एक सीढ़ी लगा रखी है, ऊपर उठता है वो स्वर कहाँ जा रहा है? आकाश के अंदर जा रहा है, और नीचे आ रहा है वो खेतों में लोगों को सुनाई दे रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं उनके गाने को सुनकर। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ अपने आप कांप उठते हैं, यानी वो भी उस गीत को गुनगुनाने लग जाती है। हलवाओं के जो पैर है उस ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, उसको जादू कहा गया एक तरह से संगीत को, कि सारे लोग अपने आप उस संगीत की तरह से काम करने लग जाते हैं। जैसे आपने 15 अगस्त 26 जनवरी पर देखा हुआ, जब हम पीटी परेड करते हैं जिस तरह से ड्रम्स वगैरह बजते हैं उसी के अनुसार हमारे कदम, ताल, हाथ वगैरह चलते हैं, ठीक वैसे ही उनके संगीत के अनुसार वो खेतों में सारे लोग काम करने लग जाते हैं। फिर भादों की महीने की अंधेरी आधी रात होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार बारिश होकर खत्म हो गई थी, बादलों की गरज थी, बिजली की तड़प में आपने कुछ भी नहीं सुना जब बरसात हो रही थी, किसी को कुछ सुनाई नहीं जाता। किंतु अब झिल्ली की झंकार या दारूरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी बारिश रुक गई है, बाहर झिल्लियां झंकार कर रही है रात में और मेंढकों की टर्टर आवाज आ रही है, लेकिन उसके ऊपर भी एक आवाज आ रही है, और वो किसकी आ रही है? बाल गोविंद भगत की।
उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है, चमक उठती है चिहुक उठती है। इस तरह का वो गाना गाते हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में उसी भरे बादलों वाली भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता है। अब आप भी मान लो रात को आधी रात में सोए हुए हम सभी, और एकदम ऐसे गाने की आवाज आती है तो सभी उसमें क्या होते हैं, चौंक उठते हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और जगा रहा है, और सुबह होते तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग भरा। कार्तिक महीना आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती। सुबह सुबह सवेरे जल्दी उठ करके लोगों को जगाने वाले जो गाने होते हैं उनको प्रभातियां कहते हैं, जो फागुन महीने तक चला करती थी, कार्तिक से लेकर के। इन दिनों में वह सवेरे ही जल्दी उठते थे, न जाने किस वक्त उठ करके नदी में स्नान करने जाते थे। गांव के पास में थी 2 मील उनके, वहां से नहा धोकर लौटते थे। गांव के बाहर एक पोखरे के ऊंचे भिंड पर एक तालाब के पास में एक ऊंची जगह थी। अपनी खंजरी लेकर जा बैठते थे और अपने गाने टेढ़ने लगते थे, गीत गाने पुकारने लग जाते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में लेखक है वो जल्दी उठते हैं और उस पोखरे पर चले जाते हैं जहां बाल गोविंद भगत का संगीत बज रहा था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी रात थी, तारे दिखाई दे रहे थे, पूरब में लोही लग गई थी, थोड़ी थोड़ी लालिमा छा गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। सवेरे का तारा जो होता है वो खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, कोहरा छा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ चीजें है उस कोहरे में ढकी हुई है, पूरा वातावरण उस आवृत है, ढका हुआ है। उस रहस्य वातावरण में एक कुश की चटाई, घास होती है कुश, उसकी चटाई पर वो पूर्व की तरह मुंह करके बैठते हैं, काली कमली ओढ़े हुए हैं और उनकी खंजड़ी बज रही है, उनके मुंह से गीतों के शब्दों के गीत जो है वो लगातार चल रहे हैं, उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते वो इतने मस्त हो जाते हैं, इतने सुरूर में आ जाते हैं, उत्तेजित होते हैं कि मालूम होता है अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार उनके सिर से नीचे सरक जाती थी। मैं जाड़े में कप कपा रहा था, सर्दियों के दिन थे, लेखक को ठंड लग रही थी, शरीर कप कपा रहा था, लेकिन उस तारे की छाव में भी उनके मस्तक पर श्रम बिंदु यानी पसीने की जो बूंदे हैं वो दिखाई पड़ रही थी। तो इस तरह से वो गाते गाते भी मस्त हो जाते थे। अब गर्मियों में उनकी सांझ है वो कितनी उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते थे। गांव के कुछ उनके प्रेमी भी आ जाते थे, खंजड़िया और करतालों की भरमार हो जाती थी। एक पद बाल गोविंद भगत कहते थे और उनकी प्रेमी मंडली उसे क्या करती थी, दोहराती थी और तिहराती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता था, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे और धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता था। यानी मन तन पर हावी हो जाता, यानी मन इतना खुश हो जाता था कि शरीर को भूल जाते थे, और होते होते एक ऐसा क्षण आता था कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे और उनके साथी भी सबके तन और मन क्या हो जाते हैं, नृत्यशील हो उठते, सब नाचने लग जाते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तो उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया। वह थोड़ा सा कमजोर रहता था, बंधा था, सुस्त था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए जो या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी के और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं जो कमजोर होते हैं। बड़ी सास से उसकी शादी कराई थी, पुत्रवधू बड़ी सुभग थी, सुशील मिली उनको। घर की पूरी प्रबंधन का व्यवस्थापिका बन करके उसने भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर लिया था, यानी घर का सारा कार्य वो संभाल लेती थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने वाला कोई नहीं था, किंतु मौत तो अपने और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना है बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहलवश लेखक भी उनके घर गए, देखकर दंग रह गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा गया, एक सफेद कपड़े से ढाक के रखा है। कुछ फूल तो हमेशा वो रोकते थे अपने घर में, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उसके ऊपर बिखरा दिए, फूल और तुलसी दल, तुलसी के पत्ते। सिराने में एक दिया जला दिया उसके, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गा रहे। अब देखिए, अगर किसी का बेटा मरा हो और उसका पिता गीत गा रहा है तो लोग सोचेंगे कि वो पागल हो गया है क्या। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, घर में पतोई रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश करे, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी अपनी पतों के नजदीक भी जाते हैं और उससे भी रोने के बदले उससे मनाने को कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं पता है, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। यानी जब भी हमारा जन्म होता है तो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से यहाँ जमीन पर आ जाती है,
ऐसा माना जाता है। और मृत्यु होने पर हमारी आत्मा वापस कहाँ चली जाती है? परमात्मा के पास में जाती है। यानी विरहनी अपने प्रेमी से जाकर के मिलिए, आत्मा को एक दिन परमात्मा से मिलना होता है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है? वो तो कह रहे हैं कि बड़े आनंद की बात है कि आज आत्मा किससे मिल गई है? परमात्मा से। मैं कभी कभी सोचता था कि पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, और सत्य यही है, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। फिर देखिए, बेटे के क्रियाक्रम में इन्होंने ज्यादा तूल नहीं किया, पतोह से आग दिलाई। ये देखो, हमारे सामाजिक रीति रिवाज को तोड़ा है कि पुत्र वधू से उनको अंतिम संस्कार करवाया, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, और ये आदेश देते हो कि इसकी दूसरी शादी करा लेना। कितने आधुनिक विचारों वाले थे कि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह करवाने के लिए कहा। इधर पतोह रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन आपको चुल्लू भर पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, उसे टाला नहीं जा सकता है। तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी वो क्या करती, चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे, गंगा में नहाने पर उनकी आस्था नहीं थी। मतलब वो जाते थे तो खास कारण ये था कि वहां संत समागम होता है, अच्छे अच्छे संतों से मिलना होता है, लोक दर्शन होता है, और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। पैदल ही जाते थे, करीब 30 कोस पर गंगा थी, साधु को संबल लेने का क्या हक है? वो अपने आप को साधु मानते थे, इसलिए कहते थे कि वहां जाने में मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा। और ग्रस्त किसी से भिक्षा क्यों मांगे? दूसरी तरफ वो ग्रस्त भी मानते थे, इसलिए भिक्षा मांग के भी नहीं खाते थे। अतः घर से खाकर चलते थे तो फिर घर पर ही लौट कर खाते थे। रास्ते पर खंजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में उनको लगते थे, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती रहती थी। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही पुरानी जवानी वाली आदत थी। इस बार लौटे तो उनकी तबीयत कुछ सुस्त होगी, खराब होने लगी। खाने के पीने के बाद में भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नियम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। नियम व्रत जैसा हमेशा उनका होता था वही चला। वही दोनों टाइम गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छींचने लगे, कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता था जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ था। यानी बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो गई। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर था, मृत शरीर उनका मिला केवल। तो बच्चों, इस तरह से बाल गोविंद भगत जो पाठ है ये हमें बहुत ही बढ़िया शिक्षा ये देता है कि हमारे समाज में कई ऐसी पुरानी रीति रिवाज परंपराएं जो सड़ गल चुकी है, जो इस वक्त के साथ सही नहीं है, उन्हें हमें हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, उन्हें हमें तोड़ना चाहिए। जैसे इस पाठ में हम देखें तो बहुत सारी ऐसी परंपरा है जो उन्होंने तोड़ी है। जैसे अपने बेटे के मृत्यु के समय उन्होंने ज़्यादा क्रियाक्रम में समय नहीं लगाया, अपने पुत्र वधू को भेज दिया, वापस शादी करवा देना। बेटे का जो अंतिम क्रियाक्रम है वह भी पुत्र वधू से करवाया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सामाजिक विरोध समाज में कुरीतियां है, बुराइयां है, उन्हें दूर करने का यहाँ हमें बहुत बढ़िया एक संदेश मिलता है। साथ ही बाल गोविंद भगत का जितना सच्चा व्यवहार था, वह व्यवहार भी हमारे जीवन में उतारने लायक है कि किस तरह से सत्य बोलते थे, किस तरह से किसी का बुरा नहीं चाहते थे, किसी की वस्तु अगर काम में लेते थे तो किस तरह से पूछ करके काम में लेते थे, है। और अपने पूरे दिन भर की जो दिनचर्या थी वो उनकी कितनी व्यस्त दिनचर्या थी, कितने व्यस्त रहते थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में काम आती है, तो उनसे हमें ये बहुत कुछ चीज़ें इस पाठ से सीखने को मिलनी चाहिए। थैंक यू।